नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के सभी प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में, ठीक है, हमसे पहला ही प्रश्न करंट से पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बताइए कि वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन भारतीय राज्य सर्वोपरि है? क्या वह मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? क्या वह आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या तेलंगाना है? तो इसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो आंध्र प्रदेश सर्वोपरि था। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि वर्ष 2022 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य सर्वोपरि था। ठीक है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुसार वर्ष 2022 में राज्यों की शीर्ष रैंकिंग क्रमशः इस प्रकार थी। ठीक है, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुसार वर्ष 2022 में राज्यों की जो शीर्ष रैंकिंग थी वो क्रमशः इस प्रकार थी। पहले पे था आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना था। तो विद्यार्थियों, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और यह भी प्रश्न हमारा करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018 के, ठीक है, एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? ठीक है, सुन पियान, रिकाको इकी, नाओमी ओकुहारा या झांगली? प्रिय विद्यार्थी, 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो रिकाको इकी को। किसको? रिकाको इकी को 2018 में एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अब हम देखते हैं व्याख्या को। ठीक है, व्याख्या में क्या है? कह रहे हैं वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में जापानी महिला तैराक रिकाको इकी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। इकी ने जकार्ता में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, इकी ने क्या किए थे? जकार्ता में जो है 6 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, वर्ष 2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता पॉलेम्बांग में संपन्न हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें वर्ष 2022 के एशियाई खेल की, तो चीन के हांगझाओ में वर्ष 2023 में आयोजित हुई। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? ठीक है, डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की। जॉन व्हीलर, जॉन गुडरिच, जोल्टन बे, थॉमस गोल्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डेल्टा सेफी की खोज जॉन गुडरिच ने की। ठीक है, डेल्टा सेफी की खोज, ठीक है, आप लिख लीजिए, पुनः लिख लीजिए कि डेल्टा सेफी की खोज किसने की? डेल्टा सेफी की खोज जॉन गुडरिच ने की। ठीक है, गुडरिच ने की। किसने की? तो जॉन गुडरिच ने की। पुनः सुनेंगे, अगर हमसे यह पूछे कि निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज, ध्यान दीजिएगा, टर्म पर ध्यान देना होगा हमें कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज किसने की? तो जॉन गुडरिच ने की। किसने की? जॉन गुडरिच ने की। व्याख्या देखते हैं हम लोग। जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज 1784 ईस्वी में किया था। तो विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की, तो जॉन गुडरिच ने की। कब की? तो 1784 में की। कब की? 1784 में की। ठीक है, इसे सेफस या किंग तारा समूह में खोजा गया था। ठीक है, इसे किसमें? सेफस या किंग तारा समूह में खोजा गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन
या 30 दिन? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो चंद्रयान रोवर मिशन है उसकी अवधि कितने दिन की है? तो इसकी अवधि कितने दिन की है? 14 दिन की है। कितने दिन की है? 14 दिन की है। पुनः सुनेंगे, चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितने दिन की है? तो 14 दिन की है। हमसे अगर पूछ ले एग्जामिनर कि चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी है, तो आपको बताना होगा कि 14 दिन है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, व्याख्या में बता रहे हैं कि चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि 14 पृथ्वी दिवस थी। ठीक है, हमसे क्या कह रहे हैं कि जो चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है 14 पृथ्वी दिवस थी। चंद्रयान 2 के साथ एक लैंडर विक्रम एवं रोवर प्रज्ञान भेजा गया था। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है, अब देखिए, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV यम के थर्ड एम फर्स्ट से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है जी, देखिए, चंद्रयान फर्स्ट की बात करें 2008 में। ठीक है, चंद्रयान सेकंड की बात करेगा तो 2019 में। ठीक, अब देखिए चंद्रयान 3 की अगर बात करें, ठीक है, चंद्रयान 3, ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक, इस अंतरिक्ष यान से 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया और लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। ठीक है, हमसे अगर पूछ ले चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी थी, तो चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि 14 दिन थी। ठीक है, अब देखिए, हमसे ये पूछा जा रहा है, अब देखिए, बुक से प्रश्न आ गया। ठीक है, बुक से प्रश्न आ गया। अच्छा, इसके पहले के भी अगर हम बात करें पेपर में 2021 के, वहां अनहैप्पी इंडिया पूछा। ठीक है, हमसे ये पूछा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी बुक है, इससे बुक पूछा। हमसे द इंडियन स्ट्रगल नामक बुक पूछ लिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। तो पुस्तक से प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, हम कितना गंभीर हैं, हम कितने पुस्तकों को तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है, परीक्षा के पैटर्न को जितना हम जल्दी समझ जाएंगे उतना जो है हमारी सफलता की दर बढ़ने वाली है। देखिए, हमसे प्रश्न में कह रहे हैं फ्रीडम इन इकजाइल। ठीक है, फ्रीडम इन इकजाइल आत्मकथा है। क्या वह महात्मा गांधी की है, सर मैकमोहन की है, दलाई लामा की है या माओ से तुंग की है? प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे फ्रीडम इन इकजाइल आत्मकथा किसकी है, तो फ्रीडम इन इकजाइल आत्मकथा दलाई लामा की है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि फ्रीडम इन इकजाइल आत्मकथा किसकी है, तो फ्रीडम फ्रीडम इन इकजाइल आत्मकथा दलाई लामा की है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या में हमसे बता रहे हैं कि फ्रीडम इन इकजाइल दलाई लामा के आत्मकथा की दूसरी पुस्तक है। दलाई लामा की आत्मकथा की पहली पुस्तक का नाम माई लैंड एंड माई पीपल। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछ ले, ठीक है, माई लैंड एंड माई पीपल किसका आत्मकथा है, तो यह भी दलाई लामा का प्रथम खंड है आत्मकथा का। ठीक है, अब देखिए, अगर द्वितीय खंड की बात करें तो फ्रीडम इन एग्जाइल है दलाई लामा का। देखिए, दलाई लामा की अन्य पुस्तकें द पाथ टू इनलाइटमेंट। ठीक है, अगर हमसे पूछे द पाथ टू इनलाइटमेंट किसकी बुक है, तो इन्हीं की बियॉन्ड रिलीजन पूछे तो अभी इन्हीं की पुस्तक है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, अगर हमसे पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या इसको ऐसे पूछ सकता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक आत्मकथा किसकी है, ठीक है, तो महात्मा गांधी की है। लेकिन हमसे पूछे फ्रीडम इन इकजाइल नामक आत्मकथा किसकी है, तो हमें तुरंत बताना होगा कि दलाई लामा की है। किसकी है? फ्रीडम इन इकजाइल नामक आत्मकथा दलाई लामा की है। अगर हमसे पूछे कि फ्रीडम इन इकजाइल नामक पुस्तक किसकी है, तो दलाई लामा की है। फिर विद्यार्थियों, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या पेडागॉजी कहते हैं? ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं पेडागॉजी। ठीक है, एंड्रागॉजी या एंड्रागॉगी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉजी कहते हैं या पेडागॉगी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि बच्चे को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं,
तो हमें यह बताना होगा कि इसे पेडागॉजी कहते हैं या पेडागॉजी कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को पेडागॉजी कहा जाता है। यह शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन है। एंड्रोगॉगी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों का शिक्षण को क्या कहते हैं, आपसे यह पूछ ले कि प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण को क्या कहते हैं, तो एंड्रोगॉगी कहते हैं। ठीक है, यह वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, अभी यहाँ पूछा आपसे कि बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ, वह यह पूछ लिया कि वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एंड्रोगॉगी हो जाएगा या एंड्रोगॉजी हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती है प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार या पुस्तकें। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक समंकों में सम्मिलित क्या नहीं होती है। ठीक है, तो पहले तो देख लीजिए सम्मिलित क्या क्या होती है, तो प्रश्नावलियां सम्मिलित होती हैं, अनुसूचियां भी सम्मिलित होती हैं, साक्षात्कार भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन पुस्तकें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक समंकों में क्या सम्मिलित नहीं होती है, पुस्तकें सम्मिलित नहीं होती है। पुनः सुनिए, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित क्या नहीं होती है, तो प्राथमिक समंकों में पुस्तकें सम्मिलित नहीं होती हैं। दिए गए विकल्पों में पुस्तकें प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती हैं। प्राथमिक समंकों में वैसे समंक शामिल होते हैं जिन्हें शोधकर्ता द्वारा स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार करना, प्रश्नावलियां तैयार करना, अनुसूचियां भी हैं। पुस्तकें या प्रकाशित ब्लॉग, आलेख आदि द्वितीय समंकों में सम्मिलित है। प्रिय विद्यार्थियों अगर पूछे कि ठीक है पुस्तकें किस में सम्मिलित है, द्वितीय समंकों में सम्मिलित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रकाशित ब्लॉग, अगर आलेख पूछ ले, तो ये सारी चीजें क्या है, द्वितीय समंकों में सम्मिलित हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, हमसे पूछा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि जो NIRF का रिपोर्ट होता है ना, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये जो रिपोर्ट होता है कौन जारी करता है, क्या ये नीति आयोग जारी करता है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, या फिर NCERT जारी करता है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जारी करता है। तो आपको ध्यान होगा NIRF का अगर रिपोर्ट अगर पूछे हमसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन जारी करता है, तो मानव संसाधन एवं, ठीक है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जारी करता है। अगर हमसे पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हमसे एग्जामिनर यह प्रश्न करे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए हम लोग व्याख्या पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 19 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इस फ्रेमवर्क के द्वारा पूरे देश में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे यह पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, अगर हमसे पूछे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी होता है, तो यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, ये बहुत चर्चित प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। हमसे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। हमसे यह पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। क्या वह 1954 में पारित किया गया, 1956 में, या 1955 में, या 1958 में। तो विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1955 में पारित किया गया। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1956 में। कब? 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, हमसे यह बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम नवंबर 1956 में पारित किया गया। वस्तुतः देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव करने हेतु इसे संसद द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, अनुदान आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, तो नवंबर 1956 में। लेकिन हमसे यह पूछ ले कभी कि इसका जो औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, तो आप बताइए 1953। ठीक है, किसने किया, तो शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है वही बता दीजिए। क्या वो मैटलैब है, ठीक है, या फिर एस्लिप्स है, ठीक है, एस्लिप्स है, माइशोल है, या पाइमोल है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है, क्या वह मैटलैब है, स्लिप्स है, ठीक है, इक्लिप्स पढ़ सकते हैं इसको, माइशोल है, या पाइमोल है। ठीक है, तो मैटलैब है। क्या है? मैटलैब है। देखिए दिए गए विकल्पों में मैटलैब सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, मैटलैब सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। मैटलैब एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों हेतु डिजाइन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि मैटलैब मैटलैब किसके विश्लेषण हेतु प्रयोग होता है, तो यह सांख्यिकी विश्लेषण हेतु प्रयोग होता है। ठीक है, इसको किसने बनाया, किसके लिए डिजाइन किया गया, तो इंजीनियरों और वैज्ञानिकों हेतु। ठीक है, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों हेतु क्या हुआ, डिजाइन किया गया इसको। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा व्याख्या बचा हो उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि मैटलैब में मैट्रिक्स आधारित भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसके द्वारा कंप्यूटेशनल गणित की प्राकृतिक अभिव्यक्ति सरल हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमसे अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बताइए कि वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं? क्या उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, या ब्राउजिंग कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को ब्राउजिंग कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं, तो एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को ब्राउजिंग कहते हैं। अगर हमसे यह पूछे कि एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं, तो एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या कह रहे हैं, इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विवरण को ब्राउजिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने, जबकि अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहते हैं, तो उसके कान में बताइएगा आप इसको ब्राउजिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे देखिए बहुत आसान और लेकिन समझदारी वाला प्रश्न कह रहे हैं, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? विंग, ठीक है, बिंग भी है, गूगल भी है, हम लोग सर्च करते हैं इस पे, याहू भी सर्च इंजन है, लेकिन विंडोज है ना। विंडोज क्या है? विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्याख्या देखते हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिंग, याहू एवं गूगल गूगल इंटरनेट सर्च इंजन के प्रकार हैं। ठीक है, विंग की बात करें, याहू की बात करें और गूगल की यदि बात करें तो यह सर्च इंजन के प्रकार हैं। इनमें से गूगल एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अगले देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ था 21 के परीक्षा में, ये प्रश्न रिपीट हुआ था। ठीक है, आईपी का पूछा गया था, इसके पहले के पेपर में आप 21 में देखिएगा जाके, आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और देखिए यहाँ पुनः पूछ लिया गया। कह रहे हैं कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोसीजर, या इंटरनेट प्रोसेसर?
ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी का क्या होता है फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अगर हमसे पूछे आईपी का फुल फॉर्म बता दीजिए हमें। ठीक है, आईपी का, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या मतलब है, तो आप तुरंत बताइएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो इससे संबद्ध होता है। आईपी नेटवर्क पर लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस तक पहुंचना है। ठीक है, आईपी नेटवर्क पर क्या है, लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस पर पहुंचना। हमसे लेकिन पूछ ले कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है, भाई बता दो हमें, तो आप तुरंत बताइएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पुनः ध्यान दीजिएगा। हमसे पूछ रहा है कि जो ईमेल होता है ना, उसका जो है सही प्रारूप कौन सा है। ठीक है, नेम @वेबसाइट @info। देखिए @@ दो बार होता नहीं है। ठीक है, नेम @वेबसाइट इन इन्फो डॉट इन्फो। ठीक है, www.name आप website.com, ये तो ईमेल में ऐसे होता नहीं। आपका भी ईमेल होगा, आपको याद होगा, नेम .website.com, गलत है। क्या होता है, ऐसे होता है ना कि नेम @website.info होता है। ठीक है, तो इसका सही प्रारूप यह होगा। व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है name@website.info। ईमेल एड्रेस में दो मुख्य भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन सर्वर का नाम, जिनके बीच @ का प्रयोग होता है। प्रयोक्ता का नाम @ क्षेत्र का नाम। ठीक है, प्रयोक्ता का कोई भी नाम हो सकता है, परंतु क्षेत्र का नाम विशेष वेबसाइट के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, जिस पर हमारा ईमेल अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमसे पूछ रहे हैं ना कि जो कंप्यूटर डिस्क होता है, सीडी होता है, सीडी में आप कंप्यूटर का कितना डेटा, ठीक है, आप हमसे पूछ रहा है कि सीडी में आप कंप्यूटर का कितना डेटा जो है भंडारित कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि 420 मेगावाट, 380 मेगावाट, 680 मेगावाट या 560 मेगावाट। प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर होगा 680 मेगावाट। ठीक है, एक कंप्यूटर डिस्क या सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है, तो 680 मेगावाट। ठीक है, पुनः सुनिए, अगर एक सीडी में आपसे पूछे कि कंप्यूटर का कितना डेटा आप भंडारित कर सकते हैं, तो उसको बताइएगा कि हम जो है ना 680 एमबी जो है ना एक सीडी में भंडारित कर सकते हैं। अब देखिए व्याख्या क्या कह रहे हैं, एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का लगभग 680 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। सामान्यतः सीडी का व्यास 120 होता है, मिलीमीटर होता है, जिसमें 650 या 700 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। सीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइन का उदाहरण है। ठीक है, सीडी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइन का उदाहरण है। विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि एक कंप्यूटर डिस्क में कंप्यूटर का लगभग कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है, तो तुरंत बताइएगा कि 680 मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट का मतलब क्या है, एमबी। ठीक है, एमबी। अब देखिए, अच्छा देखिए, मोटा मोटा है, आप 650 से 700 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। अब विकल्प के अनुसार आपको जो है सही लगाना होगा। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि देखिए हमारे सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों का जो चौथा यूनिट है, ठीक है, हम लोगों का चौथा यूनिट क्या है, मानव एवं पर्यावरण। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण, हम लोग के फर्स्ट पेपर का, यूपी हायर एजुकेशन के फर्स्ट पेपर की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो उसका चौथा चौथा यूनिट क्या है, मानव एवं पर्यावरण। देखिए पर्यावरण की परिभाषा से ही प्रश्न पूछ लिया, हमसे कह रहे हैं कि पर्यावरण का अर्थ है मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। अगर हमसे पूछे कि पर्यावरण का अर्थ है,
तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। ठीक है, हमसे अगर पूछे कि पर्यावरण का क्या अर्थ है, तो पहले तो जल, ठीक है, फिर वायु, फिर भूमि, वनस्पति एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। कितनी चीजों की बातें की गई आप देखिए, जल, वायु, भूमि, वनस्पति, प्राणी। ठीक है, कुल 5 चीजों की बात की गई। जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं प्राणियों के मध्य जो अंतर संबंध होता है वही पर्यावरण का अर्थ है। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या पर। हमसे ये कह रहे हैं कि पर्यावरण एवं शब्द संस्कृत भाषा के परिउपसर्ग और आवरण से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य ऐसी चीजों के समुच्चय से है जो जीवधारियों को चारों ओर से ढके हुए है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट फ्रांसीसी भाषा से उद्भूत है। जल, वायु, भूमि, वनस्पति एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण निर्मित करते हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा निर्मित रचनाएं शामिल हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य एवं पशु एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कब हुआ? तो 1976 में हुआ। अच्छा, हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि जो वन्य एवं पशुओं, ठीक है, वन्य पशु एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि किस सूची में जोड़ा गया? तो इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, समवर्ती सूची में कह रहे हैं कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य पशु एवं पशु पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 48 का जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य तथा वन जीवों का रक्षा वर्णित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में शामिल किया गया, तो आपको बताना होगा कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया? ठीक है, मतलब एक प्रदेश है, ठीक है, उस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने क्या किया? स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक, ठीक है, मतलब गायों का विधिक संरक्षक किसने घोषित किया? मतलब एक राज्य है, हमें उस राज्य का नाम बताना है जो स्वयं को गायों का विधिक संरक्षक बताता है। क्या उत्तराखंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर होगा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों के विधिक संरक्षक या गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे यह पूछे कि किस प्रदेश ने, ठीक है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, ठीक है, स्वयं को प्रदेश में गायों की विधिक संरक्षक घोषित किया, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड ने स्वयं को गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया था। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह निर्णय 13 अगस्त 2018 को दिया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे यह पूछा जा रहा है हमसे यह पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? मतलब देखिए करंट अफेयर से प्रश्न है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस था, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन वो नहीं पूछ रहे कब मनाया जाता है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि 2018 की थीम क्या थी। तो देखिए इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस बीता 24 में, उसकी थीम क्या थी, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? हमसे कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फिर बिट प्लास्टिक पॉपुलेशन, ठीक है, बिट प्लास्टिक पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? विट प्लास्टिक पॉपुलेशन। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो विट प्लास्टिक पॉपुलेशन थी। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो बताइएगा बिट प्लास्टिक पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम बिट प्लास्टिक पॉपुलेशन थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम
सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें भी प्लास्टिक शब्द जुड़ा हुआ है, 23 में भी। ठीक है, 18 में प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक आज के समय जो है पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 1974 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए यह भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिट 4 में मानव एवं पर्यावरण सिलेबस में है। ठीक है, हमसे कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, 5 जून को जो है मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, हम जानते हैं, लेकिन हमें ये बताइए किस वर्ष शुरुआत हुई, तो आपको बताना होगा यह 1974 से शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 20 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। देखिए यह भी करंट से प्रश्न। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है। देखिए अभी पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, करंट भी पर्यावरण से संबंधित, मतलब जो पर्यावरण से संबंधित करंट है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2018 में किसी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो हमसे कह रहे हैं कि न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को, या फिर न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार को, या न्यायमूर्ति जावेद रहीम को, या फिर न्यायमूर्ति एम.एन. ओहरा को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। अगर हमसे पूछे कि 2018 में किसे जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्याख्या, कह रहे हैं 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, क्या हुआ? एनजीटी जो थी ना, जो 18 ये स्थापित कब हुई? तो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया। न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार द्वितीय अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम वाले बहुत महत्वपूर्ण है कि एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय की बात करें तो स्वतंत्र कुमार द्वितीय थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या ये देखिए पीसीएस में रिपीट प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या यह कृष्णा पर है, पेरियार पर है, कावेरी पर है, या मांडवी पर है? ठीक है, तो शिव समुद्रम जल प्रपात यह किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। ठीक है, कावेरी नदी पर है। अच्छा, ये जलप्रपात है कहाँ? तो यह आपका कहाँ पे है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी पर दूध सागर प्रपात स्थित है। तो विद्यार्थियों पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बताना होगा कि यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगर आपसे यह पूछे, ठीक है, कि किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो दूध सागर जलप्रपात है। मांडवी नदी पर कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने यह है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, हमसे पहला नहीं पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा की बात की जाए, ठीक है, सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो यह तो होगा बृहस्पति होगा। क्या होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है, बृहस्पति होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि दूसरा कौन सा ग्रह है, क्या शनि, बुध, चंद्रमा या अरुण, तो इसका सही उत्तर होगा शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। ठीक है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। हमसे कह रहे हैं कि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास लगभग
ठीक है, कितना है? 1,20,536 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। अगर हमसे पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन है तो बुध है। सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। दूसरा बड़ा सबसे पूछे, अगर पूछे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो क्या बताना होगा? शनि। ठीक है, शनि के सर्वाधिक कितने उपग्रह? अगर हमसे यह पूछ लेना किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है तो शनि के 146 उपग्रह है। ठीक, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है तो आपको बताना होगा कि शनि। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, 23 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि जब 1905 का विभाजन हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा था उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड बेवेल थे या लॉर्ड क्लाइव थे? तो विद्यार्थियों उसका सही उत्तर होगा 1905 के विभाजन हेतु। ठीक है, अगर हमसे पूछे 1905 में हुए जो विभाजन थे उस समय कौन उत्तरदायी था तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। हमसे पूछे कि 1905 में बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ठीक है, हमसे पूछे कि ठीक है बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ, लेकिन उसके विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो गया? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन को स्थगित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान 1911 में हुई थी। देखिए उत्तरदायी कौन है? कर्जन है। लेकिन पूछे कि स्थगित किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ। कब? 1911 में। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का माध्यम रहा? ठीक है, हमसे सीधे भाषा पूछ रहे हैं लेकिन घुमा के पूछ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, बौद्धों की भाषा ही पूछ रहे हैं हमसे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण का माध्यम था? क्या संस्कृत शिक्षण का माध्यम था? नहीं। देवनागरी मतलब हिंदी? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं, बल्कि क्या था? पाली था। ठीक है, हमसे कहे अगर एग्जामिनर की बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का क्या माध्यम था तो पाली माध्यम था। ठीक है, देखिए अब व्याख्या हम लोग देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली शिक्षण का माध्यम था। बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यह अहिंसा पर आधारित एक संप्रदाय था। ठीक है, बौद्ध धर्म किस पे आधारित संप्रदाय था? अहिंसा पर आधारित, जिसमें जन सामान्य में प्रचलित पाली भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा क्या थी या शिक्षण किस रूप में या शिक्षण का माध्यम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक बुक से प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय की कई पुस्तक है। ठीक है, उनकी कई पत्रिका, संवाद, कौमुदी पत्रिका। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि जो सबसे पहली बुक थी ना एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है, वो किस भाषा में थी? क्या संस्कृत में थी, हिंदी में थी, उर्दू में थी या फारसी में थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में थी। फिर विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की जो पुस्तक थी एकेश्वरवादियों का उपहार वो किस भाषा में थी? तो फारसी भाषा में थी। यह भी पीसीएस का रिपीट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार अर्थात तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक फारसी भाषा में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? तुहफात उल मुजाहिदीन, मुवाहिदीन कई मिलता है नाम। ठीक है, फारसी भाषा में लिखी थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। ठीक है, सती प्रथा को बंद कराने में योगदान देने आदि कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे
कि जो अब देखिए कभी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि एकेश्वरवादियों का उपहार किसकी पुस्तक है, तो वहां सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। कभी पुनः यह रिपीट कर सकता है कि एकेश्वरवादियों का उपहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो तुहफात उल मुजाहिदीन या मुहाहिदीन। ठीक है, हमसे यह भी पूछ सकता है तो तुहफात उल मुहाहिदीन की भाषा क्या थी, तो फिर विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा इसकी भाषा फारसी थी। इसकी भाषा क्या थी, फारसी थी। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। मतलब हमसे पूछा ना कि जो बलवंत राय मेहता समिति है वो किससे संबंधित है, ये बता दीजिए हमको। क्या वो मानव अधिकार से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, या नगर पालिका से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, हमसे पूछ ले कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। पुनः मेरे साथ बोलिए, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था के साथ से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त की गई। इसका समय याद कर लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई, 1957 में, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, ठीक है, क्या, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत की अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से ही है, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हेतु सुझाव दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, प्रिय विद्यार्थियों अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये त्रिस्तरीय, अगर हम बात करें किसकी, अशोक मेहता समिति 1977, यह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए जनगणना से प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना हुआ, उसके अनुसार आप हमें बताइए कि दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई, ठीक है, प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई उसमें जो सर्वाधिक सर्वाधिक दूसरा, ठीक है, दूसरा घनत्व वाला राज्य कौन था, ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला दूसरा राज्य कौन सा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा कि दूसरा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहला पूछे, ठीक है, पहला पूछे तो बिहार, अगर पहला पूछे तो बिहार, अगर दूसरा पूछे तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाले शीर्ष राज्य इस प्रकार है, पहले पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवे पर हरियाणा। ठीक है, इस दौरान न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य इस प्रकार है, मतलब जिसका न्यूनतम जन घनत्व था उसमें सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश को तो भूलिएगा मत, अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला जनघनत्व वाला अगर पूछे, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब जनघनत्व वाला, ठीक है, अधिक वाला, सर्वाधिक वाला, कोई शब्द यूज कर सकता है, तो बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केरल तीसरे पे, लेकिन न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर मिजोरम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अंतिम हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सिक्किम है तीसरे स्थान पर, नागालैंड चौथे पर और पांचवे पर है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? फिर विद्यार्थियों हमसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? क्या 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, या फिर पुनः दे रहा है 6 सदस्य या फिर 4 सदस्य? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनेंगे कि अगर हमसे पूछे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 80 में बताया गया। कौन मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को, तो 12। ठीक है, ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति हो सकते हैं।
ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 29 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, ठीक है, वो हमको बता दिए किस वर्ष प्रारंभ की गई। क्या वह 1996 में, 1997 में, 1998 में या 1995 में? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अगर हमसे पूछे किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई, तो तुरंत बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती थी। ठीक है, कितने परसेंट की? 2% की आर्थिक सहायता देती थी और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती थी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए समय पर ऋण चुका दिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 3% का प्रोत्साहन छूट मिलेगा। लेकिन हमसे पूछे, पुनः रिपीट कर सकता है प्रश्न, तो हमसे पूछे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई। पुनः मेरे साथ बोलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1998 में हुई। हमारे सामने आज का अंतिम प्रश्न है। हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, हमसे यह पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो संघ की कार्यकारी शक्तियां होती हैं कौन धारण करता है? क्या प्रधानमंत्री धारण करता है, राष्ट्रपति धारण करता है, या गृह मंत्री या राज्यपाल धारण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति धारण करता है। पुनः मेरे साथ बोलेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर पूछ ले कि संघ की कार्यकारी शक्तियों को कौन धारण करता है, तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति धारण करता है। हम लोग व्याख्या को पढ़ेंगे। कह रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति धारण करता है। ठीक है, हमसे पूछे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति कौन धारण करता है? तो राष्ट्रपति धारण करता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ, ठीक है, अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, पुनः व्याख्या को हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं हमसे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति धारण करता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 53 में, ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की अगर चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि जो अनुच्छेद 53 है ना, उसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।